जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी मम्मियाँ जला के मार दी जाती हैं। Hello student, this is a video on how to prepare UGC NET examination. But the point is, as you are seeing in the screen, that you have only 7 days time. अगर आपके पास इतना कम टाइम है और आपको UGC NET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी हम स्ट्रैटेजी फॉलो करें जिससे हम उस मिनिमम टाइम पे भी मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। एक पॉइंटर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम UGC NET करते क्यों हैं। जैसे ही हम लॉ कंप्लीट करके LLM करते हैं तो एक और क्वेश्चन आता है कि LLM के बाद करियर क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एक क्वालिफिकेशन है, ये हमेशा आपके पास जब आता है जब आप UGC NET का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, अगर आपका लॉ से LLM है या मास्टर्स है तो। यहाँ हम डिस्कशन करेंगे इस 7 डेज़ में ऐसे हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लें। ठीक है, तो ये एज आप देख रहे हो स्क्रीन पे लास्ट 7 डेज़ स्ट्रेटजी है। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक्स लिए हैं कि हम किस तरीके से शुरुआत करेंगे। तो पहला पॉइंट ये आता है कि हम एक बार ये समझें कि इस UGC NET की एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न क्या है, जो हम बहुत जल्दी से समझेंगे। इस पूरे पेपर पैटर्न को हमने डिवाइड करा है 2 पार्ट में, यानी ये पूरे पेपर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आपका आ रहा है पेपर 1 और दूसरा आपका आ रहा है पेपर 2। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 2 कैटेगरी में पेपर होगा। जब पेपर 1 की बात करते हैं, ये आपका एक जनरल पेपर है। क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द जनरल पेपर। इस जनरल पेपर में आपसे वो सारे एरियाज से क्वेश्चन आएंगे जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है, जो आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है, जो आपका इन्वायरमेंट है, यानी कोई भी आपकी जनरल अफेयर्स की इंफॉर्मेशन, वो सारा कुछ इस जनरल पार्ट में आएगा। नाउ पेपर 2 की बात करें तो क्योंकि आपने लॉ करा है, आपने LLM करा है, तो आपके सारे क्वेश्चंस लॉ सब्जेक्ट पर बेस्ड होंगे। पेपर 2 आपका होगा लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर अगर हम मार्क्स की बात करें स्टूडेंट, तो टोटल जो मार्क्स आ रहे हैं वो हमारे 300 मार्क्स का पेपर होंगे, यानी 50 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 से आ रहे हैं और पेपर 1 में आपको 100 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी हर एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करोगे ना तो आपको 2 नंबर मिल जाने हैं। ठीक है, तो एक करेक्ट क्वेश्चन करोगे 2 मार्क्स मिलेंगे। 50 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर नंबर 1 में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, हम लॉ पेपर की बात करते हैं। जो हमारा मेन फोकस सब्जेक्ट ही लॉ होता है, हमने मास्टर्स किया होता है, तो हमारे पास 100 क्वेश्चंस आते हैं लॉ से रिलेटेड और यहाँ पर आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। पूरा टाइम ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का होता है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टूडेंट आप एक बात ध्यान रखो, यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू कंप्लीट द होल पेपर्स। ऐसे आपको नहीं करना है कि आपने 10 क्वेश्चंस छोड़ देने हैं, 15 क्वेश्चंस छोड़ देने हैं, क्योंकि अगर आप जितने क्वेश्चंस छोड़ोगे उतने ही क्वेश्चंस में आपकी मार्क्स लेने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर, डू ऑल द क्वेश्चंस वेरी डिलीजेंटली। क्वेश्चंस छोड़े नहीं है क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होनी। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपको किस तरीके से पेपर आता है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड विद द पेपर नंबर 1, क्योंकि पेपर नंबर 1 जनरली क्या होता है, जब हम लोग UGC NET की तैयारी करते हैं, जो भी सब्जेक्ट हमारा मास्टर्स में होता है हम हमेशा उसको प्रिपेयर करते हैं, फुल फोकस हमारा उसी सब्जेक्ट में रहता है। और स्पेशली अगर हम लॉ की बात करें तो हम साथ ही साथ PCSJ की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है हम अगर जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं तो हमारा फोकस और भी होता है, यानी लॉ की बिगिनिंग स्टेज में ही हम लॉ तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस वाले एरिया को हम डिप्राइव हो जाते हैं, हम इस पर फोकस नहीं करते। पेपर 1 की याद हमें जब आती है जब हमें एग्जामिनेशन डेट आ गई है UGC NET की। अब टाइम बहुत कम है आपके पास, पेपर 1 तैयार करना है आपको, टोटल 10 यूनिट्स इन्हें पूछना है। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी क्या करना है, अभी हमें बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। हम इन टोटल 10 यूनिट्स में सिर्फ उन यूनिट्स को देखेंगे जल्दी जल्दी जिनसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और कौन से वो एरियाज़ हैं पेपर 1 में जिसमें से ज़्यादा UGC NET में रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। तो विद माई ओन एक्सपीरियंस आई विल लेट यू नो कि अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है ना स्टूडेंट, वो बहुत ही इजी है। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़े। अगर आप 1 या 2 डेज भी फोकस करोगे, नोट्स डाउनलोड करोगे,
आपके पास ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है कि जो आपको टीचिंग मटेरियल के बारे में डिस्कशन मिलेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको फोकस रखना है, यहाँ पर आपको वो सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं, लाइक हाउ टू टीच, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग, व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स आर यूज फॉर टीचिंग। अभी ना ऑनलाइन मेथड्स भी यूज़ हो रहे हैं टीचिंग्स में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इस पोर्शन को हमें देखना है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड चेक होता है। जब आप मास्टर्स कर रहे होते हो तो पेपर यहाँ एलएलएम में आप लोग एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर करते हो, है ना। तो उस रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर में अगर आपने उस टाइम कुछ नहीं भी अच्छे से पढ़ा तो अभी क्वेश्चन आता है, अब क्या पढ़ लोगी इतने कम टाइम में। नाउ द क्वेश्चन कम, हमें वो फोकस एरिया देखने हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने डिस्क्रिप्टिव, डॉक्ट्रिनल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वो सारे मेथड्स यहाँ पर ब्रीफ में पढ़ने हैं। यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 5-6 क्वेश्चंस तो आपको आराम से मिलने हैं। आप सर्च करो, नोट्स पे जाओ। रिसर्च में प्लेजरिज्म का टॉपिक ज़रूर पढ़ना है आपको। आपने ये भी देखना है कि डॉक्ट्रिनल रिसर्च कैसे होता है, एम्पिरिकल रिसर्च की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या अंतर होता है ना। हाइपोथिकेशंस के बारे में देखेंगे, रिसर्च गैप क्या होता है, लिटरेचर को रिव्यू कैसे करते हैं। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, बस उसको एक बार ब्रीफ में देख लो, समझ लो, और समझने के बाद ही आपको इसके आंसर्स करने में आ जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड आपको 1.5 या 2 दिन में तैयार हो जाएगा अगर आप उस सर्टेन एरियाज को देखोगे। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें मत देखो, बट एक आइडियाज़ ले लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिसे मैंने पहले ही बता दिया, प्लेजरिज्म, रिसर्च के टाइप्स, मेथड, रिसर्च के लिए क्या क्या सोर्सेज यूज हो सकते हैं, रिसर्च में आपका प्लेजरिज्म का टॉपिक, और साथ ही साथ हाइपोथिकेशन, रिसर्च गैप, लिटरेचर रिव्यू, ये आपको देखने हैं। कॉम्प्रीहेंशन स्टूडेंट बिल्कुल भी आपको पहले से प्रेडिक्टेबल नहीं होता। कोई भी एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे। हम लोग बिल्कुल बिगनिंग से ये चीज़ करते चले आ रहे हैं। यहाँ आप नहीं भी फोकस करो, अगर आप मैराथन्स लगाते हो या टेस्ट पेपर करते हो, अभी टाइम बहुत कम है, तो आप चाहो तो टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो, और टेस्ट पेपर में कॉम्प्रीहेंशन एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो कि आप जो क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो वो किस लेवल तक आप जाके ठीक कर लेते हो। इसके लिए बहुत इजी स्ट्रेटजी होती है कॉम्प्रीहेंशन में। रीड द पैसेज वेरी वेरी केयरफुली, टेक योर पेंसिल, मार्क द पॉइंटर्स एंड ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर। तो कॉम्प्रीहेंशंस भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसमें क्या ही आप मेहनत कर पाओगे। आपने इसको कंटेंट है, इसको कंटेंट को पढ़ो और फटाफट से कम्युनिकेशन वाले टॉपिक पे आ जाओ। कम्युनिकेशन टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में आपको वर्बल और जितने भी इसके इफेक्ट्स होते हैं वो भी आपको देखने हैं। कम्युनिकेशन का ब्रीफ सा एक देख लो। यहाँ पर मैथमेटिकल में वही चीज़ें हैं, आप जो भी कंपटीशन देते हो तो आपसे मैथमेटिकल नॉलेज पूछी जाती है, लाइक सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, रेशियो प्रपोर्शन क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस वाली चीज़ें, एरिया, वॉल्यूम। तो इसके लिए मैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आप एक प्लेन पेपर लो और प्लेन पेपर में कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को लिख लो। जैसे अगर किसी भी प्रॉब्लम में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड नहीं भी निकाल पा रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट एटलीस्ट जान लो। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप ये देख लो, ठीक है। यहाँ फॉर्मूलेज लिखते जाओगे आप। किसी भी फिगर में एरिया और वॉल्यूम निकालना है, सरकमफेरेंस पता करना है, तो वो भी देख लो। टाइम एंड डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको स्पीड दी है, डिस्टेंस दिया है, आपसे टाइम पूछ रहे हैं तो कैसे बनाओगे, आपको डिस्टेंस पूछ रहे हैं, स्पीड और टाइम दिया है तो आप कैसे करोगे, उसके फार्मूलाज होते हैं। बहुत इजी फार्मूला है वो, यहाँ पर एक पेपर पे लिखो, याद करो, लर्न करो, और आप जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हैं उसको देखो, फॉर्मूला अप्लाई करो और देखो कि आप कहाँ तक आंसर्स सही करो। तो मैथमेटिकल में कुछ सर्टेन एरियाज हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। आप फ्रैक्शंस भी पढ़ लेना, ठीक है। न्यूमरेटर्स, डिनोमिनेटर्स, फ्रैक्शंस कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे, ये भी आप देख सकते हो। टाइम कम है तो मैं तो यही बोलूँगी फॉर्मूलाज देख लो, और फॉर्मूलाज देखने के बाद क्वेश्चंस पे अप्लाई कर लो। लीगल लॉजिकल रीजनिंग से एज इट इज़, इस पर बहुत ज़्यादा आप मेहनत करने का आपके पास टाइम नहीं है। एक बार PYQs देखो कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है DI, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। DI को आप बिना पढ़े अगर आप जा रहे हो तो ये मान लीजिए आप 4 या 5 क्वेश्चंस को ऑटोमेटिकली छोड़ रहे हो, क्योंकि DI से उन्हें क्वेश्चंस पूछना होता है। वो आपको टेबलर फॉर्म में
रेक्टेंगल फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में कोई डेटा देंगे और उस डेटा के बाद आपको उसका डेटा रिप्रेजेंटेशन करना है कि किस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स डाले जाएंगे। एक और टॉपिक है स्टूडेंट्स, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ते, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारे पास ये नॉलेज होती है। इन जनरल हम कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी स्किल्ड होते हैं। इन जनरल मैं स्टूडेंट के बारे में कहूँगी, इन्हें पता होता है कि आईसीटी में क्या क्या है, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, एचटीटीएमएल्स, है ना, कौन कौन सी सोशल साइट्स हैं, कौन कौन सी एजुकेशनल साइट्स हैं, और ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। कितने सर्च इंजन होते हैं एजुकेशन के लिए, रिसर्च करने के लिए हम कौन कौन से सर्च इंजन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितना भी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं टीचिंग में, वो भी यहाँ पे आता है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर सिंपली आप कोई भी बेसिक बुक कंप्यूटर की उठाइए, उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारा भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो आपका एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको 2 दिन, कम से कम 2 दिन, 2-4 घंटे, अगर मैं कहूँ 4 आवर्स निकाल लो इसके लिए, तो 4 आवर्स में आपके ये 2 सेगमेंट हो जाएंगे। आप हायर एजुकेशन को बिना पढ़े सोचोगे कि यूजीसी नेट का पेपर नंबर 1 निकल जाए, नॉट एट ऑल, ये बहुत गलत डिसीजन होगा, क्योंकि हायर एजुकेशन पे क्वेश्चंस उन्हें पूछने ही पूछने। अब अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो आप बिल्कुल बिगनिंग में आ जाओ, हिस्ट्री पे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप शुरू करो। हायर एजुकेशन की शुरुआत इंडिया में किस कमेटी से हुई, ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए फॉर प्रमोटिंग हायर एजुकेशन, कितनी कमेटीज़ बनी, और ऐसे करते करते आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे आ जाओगे। यहाँ पे NEP 2020 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप गूगल करो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 सर्च करो, उसका कंटेंट निकालो, अंडरलाइन करो, इसके फीचर्स क्या हैं, फटाफट रिवाइज करो, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्वेश्चन बनता है, हायर एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन बनता है, साथ ही साथ आप इन्वायरमेंट को लेके प्रिपरेशन भी करोगे। इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन आपके लिए बड़ा आसान है करना, मैं बताती हूँ कैसे। अभी ना आप लोग क्योंकि लॉ के हो, अभी मैं पेपर 2 डिस्कशन आपके साथ करूँगी, और वहाँ पर आपके में इन्वायरमेंट ऑलरेडी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो जब ऑलरेडी लॉ में इतना एग्जॉस्टिव पढ़ चुके हो इन्वायरमेंट को रिलेटेड, तो ये तो आपको आसान होगा करना। यहाँ पर पीपल एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो पीपल एंड डेवलपमेंट का मतलब है आप पूरा इन्वायरमेंट के वो कंपोनेंट्स पढ़ोगे, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ोगे, आप पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो हार्मफुल हैं, ग्रीन हाउस गैस को पढ़ लो, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज में आते हैं। इसके अलावा जितने भी ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लो। हमारे देश के और वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पर अब तक जितनी भी ट्रीटी एंड कन्वेंशन साइन हुई हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एक बार उसको पढ़ लेना है। चाहे वो नगोया प्रोटोकॉल हो, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो, चाहे वो रियो डी जेनेरियोज हो 1992 का, पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 हो, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसमें टोटल 17 गोल्स दिए गए हैं। ये पूरा इन्वायरमेंट का जो पॉइंट है ना, आप अपने नोट्स अगर हैं आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो इन्वायरमेंट पे कोई भी अच्छे नोट्स ले लो, जो टेक्स्ट बुक है वो ले लो, और 2 घंटे का टारगेट बनाओ कि मेरे को 2 घंटे में पूरा इन्वायरमेंट रिवाइज करना है। पढ़ना नहीं है, पढ़ना मतलब अगर आप देखोगे सिर्फ सिंपली रीड डाउन करना शुरू करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे जितने भी 17 गोल्स हैं एक बार रीड कर लो, कौन सा गोल है। हमारे इंडिया की तरफ से जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, चाहे सोलर प्लांट्स बना रहे हो, चाहे जो भी हो, है ना, तो इसको भी कर लो। पेरिस एग्रीमेंट पढ़ के जाना है, और साथ ही साथ जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे यूएनओ की तरफ से हो या फिर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया है, उसको यहाँ पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मैं जो पॉइंटर्स आपको यहाँ बता रही हूँ ना, मैं वो बता रही हूँ कि जो पढ़ लोगे तो वो आंसर्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ये पूरा अगर आपने पढ़ लिया तो आपको यहाँ पर अगर 100 मार्क्स है ना, तो 100 में अगर जितना मैं बता रही हूँ ना, तो अगर इतना पढ़ के जाओगे तो अराउंड 40 to 50 मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ रहे हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो 35 क्वेश्चंस आप कर लेते हो ना, तो इधर मैं कहूँगी 70 मार्क्स बन रहे हैं, 2 4 6 गलत हो जाते हैं तो 50 के अंदर मार्क्स आ ही जाएंगे।
है ना। तो एक स्ट्रेटजी बनाओ, आपको क्वेश्चंस पूरे करने हैं, माइनस मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चन पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करो, उनकी क्वेश्चंस करो। लॉजिकल रीजनिंग अगर नहीं भी आ रही है कोई बात नहीं, वहाँ से गलत हो जाते हैं, बहुत पढ़ के भी गलत हो जाते हैं। मैथमेटिकल्स में कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहाँ गलत हो जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, दिस सेगमेंट, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड द फर्स्ट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पर आप अपने आप को ऊपर उठा लोगे, यहाँ से मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये हमारा रिसर्च पेपर 1 है। स्टूडेंट टारगेट ये करो कि किसी भी तरीके से आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं, है ना। 35 क्वेश्चंस का मतलब ये हो गया कि आपको 70 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ से आप स्कोर कर जाओगे। नाउ लॉ के टॉपिक पे आओ। लॉ के टॉपिक पे हम लगातार 5-6 डेज तक हम कोशिश कर रहे हैं कि यूजीसी नेट में जितने भी हमारे वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे पर डे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एक तो हम ये काम करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन होगा, उस पर हम आपको सिर्फ नॉट ओनली आंसर्स डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस, उसका एनालिटिकल डिस्कशन और उनके से रिलेटेड सारा पैराफरल एरियाज डिस्कशन करेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ ब्रीफ बता रही हूँ, इसके बाद जितने भी हमारे इसके बाद सीरीज होगी सब्जेक्ट वाइज, उसमें हम सारे वो एरियाज कवर कर लेंगे जो आप एग्जामिनेशन में जाओगे सब आपका पढ़ा होगा। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, यू शुड कोऑपरेट विथ मी, देन विल गो फॉरवर्ड विद द करेक्ट अप्रोच। यहाँ पर स्टूडेंट देखो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यूनिट नंबर 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और कैसे करोगे ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के कौन कौन से एरियाज हैं, अगर पढ़ के चले जाओगे वहाँ से स्कोर कर लोगे। टाइम कम है, अभी आपने अगर नहीं भी पढ़ा है या अगर पढ़ा है तो रिविजन करना है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये दो चीज़ें एक साथ मिला के आते हैं एक ही यूनिट में, इसको भी पढ़ना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी अगर हम इसमें कहें इंटरनेशनल लॉ तो ये कहना गलत नहीं होगा। सो इंटरनेशनल लॉ जिसको हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहेंगे, और IHL, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर मोस्टली इंटरनेशनल अफेयर्स, साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन लॉ की भी हम बात करेंगे। तो चाहे वो आप यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स हो या फिर अदर कॉन्वेंशंस। लॉ ऑफ क्राइम्स में हम पूरा प्रिंसिपल्स पर डिस्कशन कर लेंगे, यानी जितने भी क्रिमिनल लॉज के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हम वो डिस्कशन यहाँ करेंगे आपके साथ। एंड देन फिर लॉ ऑफ टॉर्ट, यहाँ से भी स्टूडेंट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे भी हमें फोकस करना होगा प्रिंसिपल्स पे। कमर्शियल लॉ भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी आ रहा है तो इतना हम फोकस ना भी करें तो हमारा आ जाएगा फैमिली लॉ, यहाँ से कवर करेंगे हम। इन्वायरमेंटल लॉ तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, रीज़न इसका ये है ये हमको पेपर 1 में भी हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड दिस वन, IT, थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे भी, एंड दिस वन। तो हमारे मेनली जो सब्जेक्ट बनेंगे वो 5 बनेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 2, पब्लिक इंटरनेशनल अफेयर्स 3, लॉ ऑफ क्राइम 4, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड देन फैमिली लॉ, और उसके बाद इन्वायरमेंटल। इसके साथ हम अपना पूरा डिस्कशन करेंगे। हमारा 200 नंबर में टारगेट ये है कि हम 200 में कम से कम 150 स्कोर कर जाएं, है ना। तो अगर आप 150 यहाँ स्कोर करोगे, 70 स्कोर वहाँ करोगे, तो आपके टोटल बन रहे हैं कितने, 150, यानी कि आपके बन रहे हैं 150 + 50 यानी 200, यहाँ पर 220। इतना सोच के चलोगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, आप कट ऑफ में बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, 200 से लेके 210 मार्क्स आपके आने चाहिए। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था स्टूडेंट जो मैंने आपके सामने करा। हम कोशिश करेंगे कि अगर आप इसी स्ट्रेटजी से पढ़ोगे, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 से लेके 2024 तक का हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि उससे पहले पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। अभी हम लोग लेटेस्ट अप्रोच में चलेंगे, टॉपिक हम सारा कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट एरियाज कवर करेंगे, और इसके बाद हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो दिस विल बी a 7 days strategy wherein we are focusing to cover all the important topics for your examination so that you will crack 200+ marks in the UGC NET examination. Thanks for watching this video. Subscribe for more content.